हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। उत्तर प्रदेश भूमि अधिनियमों की श्रेणी में जोतदारों और उनके वर्ग प्लस उनके अधिकारों की चर्चा यहाँ पर की गई है। ये आपके भूमि अधिनियम के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, इसलिए इनको भी समझना आवश्यक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 44 में जोतदारों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो जोतदारों का विभाजन जो है वो 4 प्रकार के जोतदार निश्चित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के विषय में उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता में किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो ये धारा 75 के तहत प्रावधान किया गया है, यानी धारा 75 में संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर दिखाए गए हैं जिनके भूमि पे अधिकार चेंज हो सकते हैं। संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में घोषणात्मक वाद लाने का अधिकार रखते हैं? तो यहाँ पर ये बात धारा 144 के तहत बताई गई है। भूमि धारकों की श्रेणी में निम्न कोटि का भूधारक कौन? भूमि धारकों की श्रेणी में निम्न कोटि का भूमिधारक निम्नलिखित में कौन है? तो जो सबसे निम्न कोटि का भूमिधारक है वो आसामी है और ये व्यक्ति अपनी जमीन पर संक्रमणीय और असंक्रमणीय दोनों तरीके के अधिकार नहीं रखता है। उत्तर प्रदेश संहिता की 2006 की किस धारा में सरकारी पट्टे का प्रावधान है? तो ये सरकारी पट्टे का प्रावधान धारा 147 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 151 में निम्नलिखित में किसके विषय में प्रावधान है? तो धारा 151 में संहिता में जो प्रावधान दिए गए हैं उनमें भूमि पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में किस मामले में यह अवधारित किया गया कि भूमिधर भूमि का स्वामी नहीं होता अपितु एकमात्र खातेदार है। यानी ये जो भी जमीनें आपके पास या किसी व्यक्ति के पास हैं वो मात्र आप टेनेंसी रखते हैं, आप उसके ओनर नहीं हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त किया जा चुका है। ये बात प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड बनाम गवर्नमेंट ऑफ द्वारा मुख्य सचिव 2016 के बाद में डिसाइड की गई है। संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की कौन सी धारा करती है? तो हम पीछे भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि ये हमारा धारा 76 में प्रावधान दिया गया है। असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार निम्नलिखित में कौन से हैं? तो जो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का अधिकार है तो वो पूरी तरीके से स्थायी है, वंशानुगत है और अंतरणीय है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये हमारा उपरोक्त सभी इसके सही ऑप्शन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि में अनन्य कब्जे का अधिकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में दिया गया है? यानी एब्सोल्यूट पोजीशन भूमि का ये धारा 79 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत सबसे अंतिम जोतदार कौन है? तो सबसे अंतिम जोतदार हमारा यहाँ पे सरकारी पट्टेदार माना जाता है। भूमिधर के विनिमय के अधिकार के विषय में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान हमारे धारा 101 में किए गए हैं। दिए गए विकल्पों में विसंगत को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर 4 धाराएं दी गई हैं और 4 विषय दिए गए हैं। इनमें से जिस भी विषय का सही संबंध नहीं है, जिसकी धारा सुसंगत नहीं है, उसे टिक करना है। तो आप देखिए यहाँ पर सुधार का अधिकार 87 में बिल्कुल सही है। किसान भाई का अधिकार धारा 41 में है, बिल्कुल ठीक है। उत्तराधिकार का अधिकार या मार्गाधिकार एवं मान्य सुखाधिकार 128 में नहीं, ये बात सही नहीं है, ये हमारा इस धारा में नहीं दिया गया है। इस कारण ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सुखाधिकार अधिनियम हमारा जो है वो 108 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 77 के अनुसार किसी भूमि का भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। किस भूमि का भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो कब्रिस्तान के लिए प्रयोग होने वाली भूमि का अधिकार बिल्कुल सही है। शमशान के लिए और खलियान और खाद के गड्ढों और चरागाह के लिए जो भी जमीन है उसमें किसी भी व्यक्ति को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को भूमि सुधार का अधिकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में दिया गया है? यानी जिसके
वो ट्रांसफरेबल रही हैं राइट, वो भूमि में सुधार कर सकता है। ये बात इस संहिता की किस धारा में दिया गया है? तो ये धारा 87 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर निम्नलिखित में किसकी अपेक्षा उच्च होता है? तो असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर निम्नलिखित में किसकी अपेक्षा उच्च होता है? तो यह जो भूमिधर है, यह भूमिधर हमारा आसामी के अधिकार से ऊपर होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आसामी के बारे में उपबंध संहिता की किस धारा में किया गया है? तो आसामी के बारे में उपबंध संहिता की धारा 1 में किया गया, धारा 78 में किया गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है, इसी विषय को लेकर के ये बात बताई गई है। तो जो हमारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है, तो उसमें ये 3-4 दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है? इसका मतलब हमें ये देखना होगा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो उत्तराधिकार अधिनियम लागू है वो हमारा 1925 का है, तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 को हम टिक करेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वसीयत कौन कर सकता है? यह प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में दिया गया है? तो वसीयत करने का अधिकार धारा 107 के तहत दिया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम, जिसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं, 1882 की धारा 105 में किसे परिभाषित किया गया है? तो उसमें पट्टे को परिभाषित किया गया है। ये टीपी एक्ट कहलाता है, ये हिंदी में भी आ सकता है। टीपी एक्ट 1882 है और इसी अधिनियम की धारा में 105 में पट्टे यानी लीज को डिक्लेयर किया गया है, ये बात आपको देखनी है। अगले उसमें देखते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में जोत पर पट्टे पर प्रतिबंध लगाया गया है? कि किसी जोत का पट्टा नहीं किया जाएगा, ये धारा 94 की बात है, ये धारा 94 के तहत डिसाइड किया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 74 के अनुसार जोतदारों का वर्ग कौन सा है? तो 74 के अनुसार जोतदार कौन से हैं? संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, बिल्कुल सही है। असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, आसामी अधिकार वाला भूमिधर, ये सभी के सभी इसके सदस्य हैं, इसके प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बेदखल न होने देने का अधिकार संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की कौन सी धारा देती है? क्योंकि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है और इसे अपनी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है, तो ये धारा 130 के तहत उल्लिखित है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, असंक्रमणीय वाला निम्न होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में उत्तराधिकार का अधिनियम, उत्तराधिकार किस धारा में उल्लिखित किया गया है? तो राजस्व संहिता में उत्तराधिकार हमारा धारा 108 में बताया गया है। वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति से आशय की विधिक घोषणा है, जिसे वह मृत्यु उपरांत कार्यान्वित करना चाहता है, ये उत्तराधिकार अधिनियम की 1925 की किस धारा में वर्णित है? तो वसीयत की यह परिभाषा धारा 3 में दी गई है। पंचायत द्वारा पट्टे का प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में उल्लिखित है? तो ये हमारा धारा 125 में उल्लिखित है। बेदखली के लिए वाद लाने का अधिकार किस धारा में उल्लिखित है? तो बेदखली के लिए वाद लाने का जो अधिकार है वो हमारा धारा 151 में उल्लिखित है। लगान संबंधी विभिन्न अधिकार प्रावधानों का वर्णन संहिता की किस धाराओं में किया गया है? तो लगान संबंधी अधिकार जो दिए गए हैं उनका वर्णन 6 धाराओं में है। परित्याग कितनी भूमि जोत का होता है? तो परित्याग अगर व्यक्ति करता है तो कितनी भूमि जोत का हो सकता है? तो वो पूरी की पूरी अपनी जमीन छोड़ सकता है, इसलिए संपूर्ण जोत का परित्याग किया जा सकता है। परित्याग का परिणाम किस धारा में उल्लिखित है? तो अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन का परित्याग करता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये धारा 123 बताती है। अधिनियम 1950 के अंतर्गत नई जोतदारी व्यवस्था में आदिवासी काश्तकारों को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया आदिवासी काश्तकारों को? तो इसके लिए
आपको 30 अक्टूबर 1954 के संशोधन को देखना होगा। नई जोतदारी व्यवस्था में इन काश्तकारों को समाप्त किया गया है। असंक्राम में अधिकार वाला सीरदार को भूमिदारी में क्या नाम दिया गया? जिसके असंक्राम में अधिकार थे तो इसको भूमिदारी नाम दिया गया। किसके उसमें सीरदार को भूमिदारी नाम दिया गया? ये किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश भूमि संशोधन अधिनियम 1977 के तहत हुआ है। आसामी कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिनियम के अनुसार आसामी 4 प्रकार के होते हैं। संहिता 2006 के अंतर्गत संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार हैं। किस धारा के अनुसार ये अधिकार बताए गए हैं? तो ये अधिकार 75 धारा के अनुसार बताए गए हैं। द राइट्स, असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के राइट्स क्या हैं? तो अगर कोई भूमिधर असंक्राम्य अधिकार रखता है तो उसके अधिकार धारा 76 में बताए गए हैं। असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को अधिकार नहीं है, यानी यह व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? तो ये जमीन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसी कारण इसे असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर कहा गया है। असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर की बेदखली हो सकती है यदि लीज के बाद, यानी अगर उसे जो पट्टा दिया गया है उस पट्टे के बाद वो 5 वर्ष के भीतर अंतरण करता है। अगर वो व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण 5 साल के भीतर कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति का पट्टा कैंसिल हो सकता है। घोषणात्मक वाद लाया जा सकता है अपनी हैसियत की घोषणा लिए, भ्रम का निवारण करने के लिए या प्रतिवादी द्वारा अधिकार न माने जाने पर। तो ये सभी ग्राउंड प्रूफ होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरकारी पट्टे के बेदखली के अधिकार हैं। सरकारी पट्टेदार को बेदखली की जा सकती है अगर वो निश्चित भुगतान नहीं करता, पट्टे पर शर्त के विपरीत कार्य करता है या पट्टे की समय सीमा समाप्त हो जाती है। तो इन तीनों बातों के बाद उसके पट्टे को कैंसिल किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भू राजस्व पर भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भू राजस्व पर जो भूमि पर भुगतान करने की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हमारी भूमिधर किसान की होगी, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मालगुजारी में छूट के प्रावधान हैं। मालगुजारी में छूट के प्रावधान धारा 156 में वर्णित हैं। ये एक डायग्राम दिया गया है कि आ एक मृतक व्यक्ति है, उसका ये वंशक्रम वृक्ष दिखाया गया है जिसके 3 बच्चे हैं पहले श्रेणी में। तो आ की जो संपत्ति है वो 4 जोतदारों में देखिए लिखा है कि जोतदार 4 अधिकारियों को का, खा, गा, गा, जा को छोड़ करके मरता है। संपदा पहले 3 बराबर भागों में बांटी जाएगी, उसके बाद जा को कितना हिस्सा मिलेगा? तो यहाँ पर इसके संपत्ति में अगर 100% रहेगा तो उस पे 3 का डिवीजन होगा तो 33% आएगा, यानी 1/3 का हिस्सेदार प्रथम का, खा और गा हो जाएंगे। अब 1/3 जो गा का हिस्सा था वो चा के पास आएगा और चा के बाद चा के बच्चों यानी छा और जा के पास जाएगा। तो अगर 1/3 में फिर से 2 हिस्से होंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 2 1/6 का हिस्सेदार आपका जा होगा। तो इस तरीके से जा को संपत्ति में 1/6 का हिस्सा मिलेगा। आपको शायद ये बात समझ में आ रही होगी। मृतक अपने पुत्र का को मृतक अपने पुत्र का को पुत्र का, मृत पुत्र खा को और विधवा पुत्र गा की विधवा गा के पुत्र घा को छोड़कर मरता है तो घा को कितना मिलेगा? तो यहाँ पर अगर उसी तरीके की कंडीशन में आप देखें तो घा को भी हिस्सा 1/6 मिलेगा क्योंकि वो छोड़ के मर रहा है। असंक्राम्य भूमि अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार नहीं हैं। जो अधिकार असंक्राम्य हैं तो असंक्राम्य वाले भूमिधर व्यक्ति के पास विक्रय करने का अधिकार नहीं है, जिसके कारण वो उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अवैध अंतरण के परिणाम होंगे। अगर वो अवैध रूप से पट्टे का अंतरण करता है तो अंतरण शुरुआत से ही शून्य होगा, बिल्कुल सही है। भारों से मुक्त होकर के राज्य सरकार के अधीन होगा, ये भी बात सही है।
और सभी विकास कार्य राज्य सरकार की संपत्ति माने जाएंगे, यानी जितना भी उस संपत्ति पे विकास होगा वो सब राज्य का हिस्सा होगा। ये तीनों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन आसामी नहीं है। तो आसामी कौन सा व्यक्ति नहीं है? यहाँ पर देखिए, भूमि प्रबंधक द्वारा विधिवत बनाया जाता है, ठीक है। भूमि धारी का आसामी, ठीक है, ये बात भी सही है। किसी अन्य अधिनियम के तहत नियुक्त आसामी, तो अतिक्रमण द्वारा अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो ये व्यक्ति आसामी नहीं माना जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कृपया अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगले वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें।